दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मैं बी आर सैनी। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज यानी अपनी ऑनलाइन क्लासेज हैं, उसमें हम अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर संख्या 9 जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या नाम है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा था, अपना परिभाषिक शब्द चल रहे थे। उन परिभाषिक शब्दों से आगे आज का जो अपना बिंदु रहेगा वो है क्लेट लिगेंड। आज का जो बिंदु अपना रहेगा क्लेट लिगेंड। देखो होता क्या है, हमने इससे पहले लिगेंड पढ़े हैं। लिगेंड की डेफिनेशन में हमने ये कहा था, वे परमाणु, अणु या आयन, वे परमाणु, अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। या ऐसा कह दो कि लिगेंड है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म में केंद्रीय धातु परमाणु को दान कर देते हैं या प्रदान करते हैं। ठीक है, देखो इसके बाद हमने इसका वर्गीकरण बात की थी। दाता परमाणु संख्या के आधार पर, उस दाता परमाणु की संख्या के आधार पर इसे हमने मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा था। एक तो था अपने पास जिसका नाम था एक दंतुक लिगेंड। एक तो ये था, इसका क्या नाम था? एक दंतुक लिगेंड। और एक अपने पास था द्विदंतुक लिगेंड। ठीक है, और तीसरा अपने पास था बहुदंतुक। देखो बेटा ध्यान देना, बहुदंतुक लिगेंड तीसरा था अपने पास। इसमें अपने को एक चीज ध्यान देना आप सब लोग कि हमने क्या कहा, एक दंतुक का अभिप्राय होता है जो एक दाता परमाणु रखते हैं। ऐसे लिगेंड जिनमें केवल क्या रहे, एक दाता परमाणु होता है वो तो एक दंतुक होता है। जिसमें 2 दाता परमाणु होते हैं वो द्विदंतुक होते हैं। और जिसमें 2 से ज्यादा दाता परमाणु होते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं। तो मेरा यहाँ अभिप्राय है क्लेट लिगेंड समझाना, न कि इनका वर्गीकरण, क्योंकि वर्गीकरण हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया है। तो देखो इसमें होता क्या है कि बहुदंतुक लिगेंड का अभिप्राय होता है ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म में 2 से अधिक दान करते हैं, या फिर कहें कि ऐसे परमाणु होते हैं उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु को 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। ठीक है, तो देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इसकी डेफिनेशन क्या कहेंगे? वे बहुदंतुक लिगेंड, हम कहेंगे बहुदंतुक लिगेंड। कौन सा बेटा? आप कहना बहुदंतुक लिगेंड। बहुदंतुक का अभिप्राय क्या है कि ऐसे लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या 2 से अधिक हो। ठीक है, बहुदंतुक लिगेंड है वो क्या करेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु से 2 से अधिक, केंद्रीय धातु परमाणु से 2 से अधिक, 2 से क्या है? ज्यादा, 2 या 2 से अधिक उपसहसंयोजी बंध द्वारा, उपसहसंयोजी बंध द्वारा, उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़कर, उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़कर एक चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं। जुड़कर एक चक्रीय संरचना, एक चक्रीय संरचना या चक्रीय वलय बोल दो या चक्रीय संरचना बोल दो, चक्रीय संरचना या चक्रीय वलय का निर्माण करते हैं। देखो ध्यान देना, इसकी डेफिनेशन में हमने लिखा
बहुतंतुक लिगैंड, बहुतंतुक का अभिप्राय होता है जिसमें दाता परमाणु संख्या 2 से अधिक होती है। बहुतंतुक लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु, किसे केंद्रीय धातु परमाणु से 2 से अधिक या 2 से अधिक उपसहयोगी बंध द्वारा जुड़कर, किसके द्वारा, उपसहयोगी बंध द्वारा जुड़कर एक चक्रीय वलय का निर्माण करते हैं, एक चक्रीय वलय का निर्माण करते हैं। तो ऐसे लिगेंडों को चक्रीय लिगेंड कहा जाता है, क्लेट लिगेंड कहा जाता है। तो जिससे क्या बोलेंगे, क्लेट, यानी जो वलय बनेगी उसको क्या बोलेंगे, वलय का निर्माण करते हैं, जिससे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लेट वलय, क्लेट वलय कहा जाता है, कहा जाता है। तथा ऐसे लिगेंडों को, ऐसे लिगेंडों को क्लेट लिगेंड, क्लेट लिगेंड कहते हैं। ऐसे लिगेंडों क्या कहते हैं, क्लेट लिगेंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लो, मेरे पास केंद्रीय परमाणु है ऊपर, क्या है केंद्रीय परमाणु बेटा, आपके पास केंद्रीय परमाणु क्या है ऊपर। अब इस कॉपर से मुझे क्या करना है, एक द्वितंतुक एग्जाम्पल ले लेता हूं। द्वितंतुक लिगेंड का एग्जाम्पल ऐसे मान लो, मेरे पास है CH2 NH2 और NH2। देखो इसमें दाता परमाणु कितने था, 1 और 2, 2 दाता परमाणु है ना। इसी प्रकार से यहां हम कहेंगे NH2 CH2 और NH2। इसमें भी दाता परमाणु कितने हैं, 2 है। अब देखो ये दाता परमाणु क्या करेगा, इस जो हमारा कॉपर है, कॉपर को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके कौन सा बंध बना लेगा, उपसहसंधि बंध। और उपसहसंधि बंध किसके द्वारा दर्शाते हैं, तीर के निशान के द्वारा, एरो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से ये भी क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन युग्म डाल देगा और कौन सा बंध बना लेगा, उपसहसंधि बंध का निर्माण कर लेता है। अब देखो इसमें उपसहसंधि बंध बनने वाले, इसमें देखो उपसहसंधि बंध 2 बना लिए। अब इसमें ध्यान देना, 2 बंध कहां बने, एक इस N के इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण और एक इस N के इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण, दोनों बंध बन गए। अब इससे एक चक्रीय संरचना बन रही, कैसे 1 2 3 4 5, ये चक्रीय बन रही ना, बन रही नहीं बन रही, ये कौन सी संरचना है, चक्रीय संरचना। चक्रीय संरचना बन गई या चक्रीय वलय बनेगी, इस वलय को तो क्या बोलेंगे हम, क्लेट वलय बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, तो क्लेट वलय बोलेंगे। और ऐसे लिगेंड को क्या बोलेंगे, क्लेट लिगेंड कहा जाता है। सेम इसी प्रकार से इनकी बात कर लो, ये भी ऐसे ही है, तो यहाँ पर भी क्या है, चक्रीय वलय बन जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि चक्रीय वलय बनने के बाद में हम बात करते हैं कि इनको क्या बोलेंगे हम, क्लेट लिगेंड बोल दिया। अब देखो अपने पास एक सवाल आता है कि कई जगह कि क्लेट संकुल किसे कहते हैं, तो क्लेट संकुल के अगर जिज्ञासा पूछी जाए तो आप क्या कहोगे, वे संकुल कंपाउंड, संकुल यौगिक जिनमें क्लेट लिगेंड उपस्थित होते हैं, जिनमें क्या है, क्लेट लिगेंड उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें क्लेट संकुल कहा जाता है। क्लेट संकुल कहा जाता है। अब देखो बात यह आती है, हमने क्लेट संकुल की परिभाषा जान ली, क्लेट लिगेंड की परिभाषा जान ली और क्लेट वलय की परिभाषा जान ली। अब अपने से कोई ये कहा जाए कि एक तो क्लेट लिगेंड दे दिया जाए या एक तो क्लेट संकुल दे दिया जाए और एक जैसे मैं कहता हूं साधारण दे दिया जाए। अब अपने से कोई ये कहे कि इन दोनों में से स्थायी कौन सा है, ये ज्यादा स्थायी है या फिर ये ज्यादा स्थायी है। इस कंडीशन में देखना आपको, संकुल जो क्लेट संकुल है वो सामान्य संकुल की तुलना में, या जो क्लेट उपसहसंधि यौगिक है वो सामान्य उपसहसंधि यौगिकों की तुलना में क्या होता है, प्रबल स्थायी होते हैं। क्यों होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्लेट वलय का निर्माण होता है, क्लेट वलय पाई जाती है, ठीक है। इसका कारण क्या दिया हमने कि इसमें क्या पाया है, क्लेट वलय का निर्माण है, क्लेट वलय
पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि किलेट लिगेंड की परिभाषा हमने कहा बहुतंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से दो से अधिक उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़कर उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़कर एक चक्रीय वलय का निर्माण करते हैं, जिसे किलेट वलय कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, किलेट वलय कहते हैं। तथा ऐसे लिगेंडों को कैसे जिनमें किलेट वलय पाया जाता है, ऐसे लिगेंडों को किलेट लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल ये कहा हमने, एक परिभाषा हमने कहा वे संकुल यौगिक जिनमें किलेट लिगेंड पाए जाते हैं उन्हें किलेट संकुल कहा जाता है। अब अपने से दोनों से कंपेयर करें कि कौन सा स्टेबल है, तो उस कंडीशन में आप किलेट वलय युक्त लिगेंड यानी किलेट वलय युक्त संकुल कंपाउंड क्या होता है, सामान्य संकुल कंपाउंड की तुलना में अधिक स्थायी होता है। ठीक है, ये अपना क्या था किलेट लिगेंड का, बेटा ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, कई दफा इसके बारे में परिभाषा पूछ ली जाती है, इसलिए आपको इसको याद करना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद में आता है एक अगला बिंदु, अगली परिभाषा आती है समन्वय बहुफलक। इसकी परिभाषा आती है बेटा, अगली परिभाषा अपने पास क्या है, समन्वय बहुफलक। अगला है अपने पास जिसका नाम है समन्वय बहुफलक। कई दफा इसकी डेफिनेशन पूछते हैं, इन परिभाषाओं में से एक नंबर का सवाल आ जाता है। कई बार इनका क्या है, एक नंबर का सवाल पूछ लेगा अपने से कि इसकी परिभाषा बताओ। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि समन्वय बहुफलक की क्या परिभाषा होगी। तो हम क्या लिखेंगे, संकुल कंपाउंडों में, संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु, किसमें, संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंडों के द्विक स्थान व्यवस्था को क्या बोलते हैं, समन्वय बहुफलक कहा जाता है। समन्वय बहुफलक कहा जाता है। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान देना, सिंपल सी बात है, हमने क्या लिखा, संकुल यौगिकों के केंद्रीय धातु परमाणु और साथ में क्या है, लिगेंड के द्विक स्थान व्यवस्था का अभिप्राय हम अपनी भाषा में बोले तो इसका तात्पर्य ये होता है कि किस प्रकार से केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड जुड़े हुए हैं, उनकी व्यवस्था क्या है, वो किस प्रकार की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को ही हमने क्या कहा है, समन्वय बहुफलक कहा है। जैसे मैं ऐसा कह दूं कि अपने पास कोई ऐसा लिगेंड है या ऐसा संकुल कंपाउंड है जिसमें 4 एकदंतुक लिगेंड जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो मेरे पास है एम, ये तो क्या एम का अभिप्राय क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम। तो ये जो मेटल एटम है केंद्रीय धातु परमाणु है, इससे 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं जिनकी व्यवस्था दिक स्थान इस प्रकार से। तो देखो इन चारों का दिक स्थान अपने को पता चलता है कैसा है, चतुष्फलकीय है। तो इनका जो समन्वय बहुफलक कैसा हो गया, चतुष्फलकीय हो गया। अब जब कब होगा, जब इसका संकरण कैसा होगा, sp3 संकरण होगा, तो दिक स्थान व्यवस्था कैसी होगी, चतुष्फलकीय होगी। अगर इसी स्थान पर dsp2 होगा तो इसी की व्यवस्था कैसी होगी, वर्ग समतलीय होगी। कैसे बेटा, वर्ग समतलीय व्यवस्था होगी। ये कब होगी, जब हमारे पास कैसा संकरण रहे, dsp2 संकरण रहे। तो उस कंडीशन में अपने पास व्यवस्था कैसी होगी, चतुष्फलकीय वर्ग समतलीय, चतुष्फलकीय वर्ग समतलीय स्ट्रक्चर कहा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर यही संकरण अपने पास
DsP3 रहे, तो इस कंडीशन में जो अपने इनकी दिक् विन्यास व्यवस्था होगी, या मैं ऐसा कहता हूं दिक् स्थान व्यवस्था होगी, वो इस प्रकार से होगी। क्या? त्रिकोणीय द्विपिरामिड। कैसे बेटा? त्रिकोणीय द्विपिरामिड इसकी स्ट्रक्चर होगी। अगर यही ऐसा रहे, sp3d संकरण आ जाए, तो इस सिचुएशन में आप क्या कहोगे? सॉरी, हमने इसमें तो क्या रहेगी अपने पास, इसकी स्ट्रक्चर तो कैसे रहेगी अपने पास? हम कहेंगे इसकी तो रहेगी वर्ग समतलीय पिरामिड। कैसे होगी बेटा? इसकी स्ट्रक्चर तो क्या होगी? वर्ग समतलीय पिरामिड। ठीक है, DsP3 की तो sp3d की स्ट्रक्चर होगी, वो होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिड। जैसे ये है, हमने ये कहेंगे ये क्या है? त्रिकोणीय द्विपिरामिड है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर संकरण हमारे पास क्या आ जाए? sp3d2 आ जाए, तो इस कंडीशन में जो आकृति होगी वो अपने पास होगी वर्ग, या मैं कहूं हेक्सागोनल, अष्टफल की ये इसकी स्ट्रक्चर होगी, अष्टफल की इसकी संरचना होगी। कहने का अभिप्राय ये हो गया कि जैसा संकरण केंद्रीय धातु परमाणु का जिस प्रकार का संकरण होगा, सेम उसी के अकॉर्डिंग उसका दिक् स्थान व्यवस्था होगी। क्या होगी? दिक् स्थान व्यवस्था। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो अपने पास कोई संकुल कंपाउंड है, संकुल यौगिक है या संयोजी यौगिक है, उसमें केंद्रीय धातु परमाणु का संकरण अपने पास sp3d आ गया। कैसा आ गया? sp3d आ गया, तो उसकी स्ट्रक्चर या उसका दिक् स्थान व्यवस्था कैसी होगी? त्रिकोणीय द्विपिरामिड होगी। कैसी होगा? त्रिकोणीय द्विपिरामिड होगी। अगर मान लो इसके स्थान पर कोई चेंज आ जाए, हम कहें संकरण ये आ रहा है, तो व्यवस्था क्या होगी? वर्ग समतलीय होगी। और अगर संकरण ये आ रहा है तो व्यवस्था कैसी होगी? अष्टफलकीय होगी। इन सभी व्यवस्थाओं को ही हमने क्या कहा है? समन्वय बहुफलक कहा गया है। तो अपने से कोई सवाल पूछ लिया जाए, या अपने से कोई सवाल पूछे कि बताइए समन्वय बहुफलक किसे कहते हैं, तो आपकी परिभाषा होगी संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु है, लिगेंडों के दिक् स्थान व्यवस्था को समन्वय बहुफलक कहा जाता है। ठीक है ना? ये ऐसे अपने को परिभाषा पूछी जाती है। कई दफा अपने लोग ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछ लेते हैं जो 1 नंबर के होते हैं, इसलिए आप लोग इसके बारे में जरूर ध्यान दे लें। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप आराम से रखो भी बना सको। ठीक है, इसके बाद में अगली बात आती है, अगला जो हम बिंदु लेंगे वो ये है, अगली बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक अपना एक 2 शब्द है छोटे छोटे जो 2016 में उस पर से क्वेश्चन किया गया था कि क्या होते हैं। एक तो होता है होमोलैक्टिक, और वह एक होता है हेटेरोलैक्टिक। संकुल कंपाउंड, संकुल यौगिक। देखो नाम ऐसे हैं कि नाम के आधार पर अगर इनको रखना चाहें तो कभी याद नहीं होते हैं, बहुत कम याद होता है। देखो यहाँ दोनों इंग्लिश वर्ड हैं, होमोलैक्टिक और हेटेरोलैक्टिक। यहाँ होमो का अभिप्राय देखो, होमो का मतलब होता है सम्मान, सेम। क्या होता है? सम्मान या सेम। और हेटेरो का अभिप्राय है डिफरेंस, यानी अलग अलग रहे। तो देखो यहाँ इसका अभिप्राय ये हो गया कि अपने से कोई पूछे होमोलैक्टिक की परिभाषा बताओ, होमोलैक्टिक संकुल की परिभाषा बताओ, तो देखो ध्यान देना, परिभाषा देना इससे पहले मैं एक एग्जांपल जानता हूँ। एक एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ, देखो अपना सिंपल सा एग्जांपल है। मेरे को K3Cr, यहाँ मैं लिख देता हूँ CN6। ये अपने पास कंपाउंड है। अब अपने से ये पूछा जाए, एक तो ये ले लिया जाए, और एक मैं ऐसा कहता हूं, ध्यान लिखता हूं K for FeCN के 3 और Cl के 3। ये कंपाउंड ले लिया जाए, फिर
डिफरेंस क्या है? तो ध्यान देना, इसमें जो लिगेंड, ये तो क्या है लिगेंड बेटा, ये तो क्या है लिगेंड, ये क्या है केंद्रीय परमाणु, ये क्या है आयनिक मंडल में धनायनिक भाग है, इधर वाला कौन सा ऋणायनिक भाग, इतना इतना कौन सा समन्वय बहुफलक। तो आपको केवल समन्वय बहुफलक पर ध्यान देना है। अगर समन्वय बहुफलक में एक ही प्रकार के साइनाइड CN है और एक ही प्रकार के लिगेंड होते हैं, सभी लिगेंड एक समान होते हैं या एक ही प्रकार के लिगेंड होते हैं, तो उनको तो क्या बोलेंगे होमोलैप्टिक। होमो का मतलब क्या था समान, तो अगर समान लिगेंड है तो क्या बोलेंगे होमोलैप्टिक। और अगर समान लिगेंड नहीं है, अलग अलग लिगेंड है, तो उसको क्या बोलेंगे हेटेरोलैप्टिक संकुल कहा जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, होमोलैप्टिक की परिभाषा क्या लिखेंगे, वे संकुल यौगिक कौन से, जिनमें क्या रहे, जिनमें एक समान लिगेंड उपस्थित होते हैं, एक समान लिगेंड उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, होमोलैप्टिक संकुल कहा जाता है। देखो इसकी परिभाषा क्या होगी, वे संकुल यौगिक जिनमें एक समान लिगेंड उपस्थित, लिगेंड जो भी हैं वो सारे कैसे हैं, एक समान होते हैं, या ऐसा कहते सभी क्या है एक समान लिगेंड होते हैं, सभी लिगेंड क्या होते हैं समान होते हैं, वो क्या होते हैं, वो क्या होंगे, उनको क्या बोलेंगे होमोलैप्टिक संकुल कहेंगे। जिसका एग्जांपल ये कह सकते हो। इसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसका अन्य एग्जांपल और लेने का हम प्रयास करते हैं। जैसे मान लो आपके पास आ गया, यहां पर लिखता हूं Cr और यहां लिख देता हूं मैं NH3 के 6 और यहां लिखता हूं Cl3। अब जरा इसमें गौर करना, क्या ये होमोलैप्टिक संकुल है? आपका पहला सवाल, क्या होमोलैप्टिक संकुल है? तो आपका उत्तर आना चाहिए हाँ होमोलैप्टिक संकुल है, क्योंकि लिगेंड सारे क्या है एक समान। बाहर वाला नहीं देखना, आपको कभी भी बाहर वाला नहीं देखना। बाहर तो क्या है ऋणायनिक मंडल, धनायनिक मंडल। आपको धनायनिक और ऋणायनिक मंडल पे बात नहीं करनी है, आयनिक मंडल पे बात नहीं करनी है। आपको केवल क्या करना है, समन्वय मंडल की बात करनी है, बड़े कोष्ठक की बात करनी है। और बड़े कोष्ठक में अगर एक समान लिगेंड प्रेजेंट है तो आप उत्तर दोगे होमोलैप्टिक संकुल है। कैसे? अगर बड़े कोष्ठक में सारे लिगेंड एक समान है तो आप उत्तर दोगे होमोलैप्टिक संकुल है। और अगर लिगेंड समान नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि ये होमोलैप्टिक संकुल नहीं है, ये कैसा है हेटेरोलैप्टिक संकुल है। ठीक है, इसमें देखो लिगेंड सारे कैसे हैं एक समान, इसलिए आप क्या बोलोगे कैसे है होमोलैप्टिक संकुल है। कैसा है होमोलैप्टिक संकुल है। जैसे दूसरा एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि जैसे मैंने कह दूं ZnOH 2 अब अपने से कुछ पूछा जाए, बताओ होमोलैप्टिक है हेटेरोलैप्टिक संकुल है, तो इस सिचुएशन में भी आपको ध्यान देना है। बाहर क्या है नहीं, कोई मतलब नहीं, आपको कहां देख रहे हैं लिगेंड कैसे है, लिगेंड क्या एक समान है। आपका उत्तर आएगा हाँ एक समान है। तो एक समान होते ही किसका उदाहरण कह दोगे, होमोलैप्टिक संकुल का एग्जांपल कह दोगे। इसी प्रकार से दूसरी डेफिनेशन है, क्या वे संकुल यौगिक जिनमें भिन्न लिगेंड पाए जाते हैं, जिनमें भिन्न लिगेंड पाए जाते हैं उन्हें हेटेरोलैप्टिक संकुल कहते हैं। हेटेरोलैप्टिक संकुल यौगिक कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी, उसमें तो क्या था सभी लिगेंड क्या थे समान, एक समान थे। इसमें क्या है अलग अलग है। जैसे इसकी बात करें 3 तो साइनाइड है और 3 ही क्या है क्लोराइड है, अलग हो गया। सेम इसी प्रकार से एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल वो ले लेते हैं। कैसे हमारे पास, ऐसे मैं ऐसा कहता हूँ यहाँ पर अपने पास Na2 है, यहाँ तो क्या है Na2 है, यहाँ
और यहाँ मैं कहता हूँ कि अपने पास है Cl2 है और यहाँ मैं कहता हूँ SO4 है। अब अपने से कोई पूछे कि बताओ ये कैसा है, होमोलैप्टिक है हेटेरोलैप्टिक है, तो इस कंडीशन में आपको इस पर गौर नहीं करना है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, केवल क्या करना है इस बड़े कोष्टक पर ध्यान देना है। बड़े कोष्टक में पहला तो केंद्रीय परमाणु होता है, अलग कर दो, केंद्रीय परमाणु क्या करते हैं अलग कर देंगे, केंद्रीय परमाणु को नहीं ध्यान देना है। फिर बच्चे को लिगेंड है उन पर ध्यान दो, अगर एक समान है तो कैसे कहेंगे होमोलैप्टिक, और अगर अलग अलग है तो क्या कहेंगे हेटेरोलैप्टिक है। यहाँ देखो क्लोराइड अलग है, Cl2 दो Cl के अणु है वो अलग है, एक सल्फेट अणु है वो भी क्या है अलग है, तो दोनों अलग अलग है, इसलिए कैसा है ये हेटेरोलैप्टिक संकुल का उदाहरण है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या है होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक संकुल को आसानी से समझ सकते हैं। कई बार यानी 2016 में परीक्षा में भी आया था, वहां पर क्या दे दिया गया था 4 संकुल कंपाउंड दे दिए गए थे और फिर उन चारों संकुल कंपाउंडों में से ये कहा गया कि होमोलैप्टिक संकुल को अलग कीजिए और हेटेरोलैप्टिक संकुलों को अलग कीजिए। तो उस सिचुएशन में भी आपको क्या करना था, यानी क्या करना होता है आपको केवल लिगेंड यानी केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंडों को देखना है। लिगेंड समान है तो होमोलैप्टिक और असमान है तो हेटेरोलैप्टिक। ठीक है दोस्तों, अगर अब आप इसका चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसके बाद में देखो अगला बिंदु आता है अपने पास कुछ महत्वपूर्ण ले लिया जो उनके आयन तो उनका संकुल यौगिकों में नाम क्या होता है। तो देखो हमने जहां तक हो सके वहां तक लगभग लिगेंडों के नाम लिखने का प्रयास किया और भी कुछ एक दो संख्या में रह सकते हैं जो सामने आएंगे उनका नाम भी हम जानेंगे, लेकिन हमने एक बार मुख्य जो लिगेंड है उनका सभी का नाम हमने लिखा है। देखो हमने सारणी बनाई है, पहला कॉलम क्रम संख्या का है, दूसरा सामान्य नाम का है, तीसरा सूत्र का है और चौथा आवेश का है और पांचवा संकुल यौगिकों में नाम का है। देखो आवेश महत्वपूर्ण है, आवेश और संकुल यौगिकों में नाम का पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगर मान लो आपको अमोनिया NH3 लिखा हुआ मिले, सूत्र क्या है NH3, उस पर आवेश 0 रहेगा और उसका संकुल यौगिकों में विशेष नाम होता है जो क्या है एमीन है। एमीन लिखने का तरीका एक ये भी है, अगर NH3 है तो ये एमीन लिखोगे तो गलत है। NH3 की कंडीशन में आपको आधा में लिखना ही पड़ेगा एमीन में, ये है। इसी प्रकार से जल का सूत्र H2 होता है, इसका आवेश 0, इसका विशेष नाम होता है एक्वा। क्या नाम होता है एक्वा होता है। इसी प्रकार से हैलाइड आयन की बात करें तो अक्ष माइनस, हैलाइड आयन का नाम क्या है अक्ष माइनस, इसका सूत्र है -1 हेडिडो बोले इसे क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडिडो, फ्लोरिडो, ये सब इनके नाम है। जैसे क्लोराइड है तो क्लोरिडो, ब्रोमाइड है तो ब्रोमिडो, आयोडाइड है तो आयोडिडो होगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन की बात करें तो हाइड्रोक्साइड का आपको पता है OH माइनस सूत्र होता है, -1 इस पर क्या होता है आवेश होता है और नाम क्या होगा हाइड्रोक्सो। क्या नाम लिखेंगे उसका संकुल यौगिकों में हाइड्रोक्सो नाम लिखा जाएगा। इसी प्रकार से साइनाइड CN -1 और इसको क्या लिखेंगे साइनो लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे साइनो। ऑक्साइड के लिए क्या लिखेंगे ऑक्सो लिखा जाएगा। ऑक्साइड के लिए नाम क्या हो जाएगा ऑक्सो हो जाएगा। प्रोक्साइड के लिए नाम क्या हो जाएगा प्रोक्सो हो जाएगा और कार्बोनेट के लिए क्या हो जाएगा कार्बोनेटो हो जाएगा। ईटो लग जाएगा क्योंकि क्या है ऋणात्मक आवेश है। इसी प्रकार फोस्फीन उदासीन है, फोस्फीन उदासीन है, सूत्र क्या है PH3 0 आवेश है, फोस्फीन नाम देगा। देखो दोस्तों याद रखना जो उदासीन है उनके नाम में कोई बदलाव नहीं है, नाम है उनको ऐसा लिखा है। ऋणात्मक धनात्मक है उसके आगे EM लगा रखा है और ऋणात्मक है उसके लिए O लगा रखा है। क्लोरिडो, ब्रोमिडो, O लगाने का कार्बोनेटो, O लगाने का O लगाया गया। ठीक है, कार्बन ऑक्साइड उदासीन है इसको कार्बन ये विशेष नाम है। सल्फेट आयन है SO2 है -2 आवेश है सल्फेटो, O लगा दिया गया। नाइट्राइट आयन है NO2 -1 नाइट्राइटो। इसी प्रकार से एसीटेट में एसीटेटो, पिरिडीन 0 आवेश है तो पिरिडीन ही रह जाएगा। सल्फाइड -2 है तो क्या है सल्फाइडो हो जाएगा, सल्फाइडो हो जाएगा। थायोसल्फेट में थायोसल्फेटो हो जाएगा। नाइट्राइड में नाइट्राइडो हो जाएगा। ड है यहाँ ट है, दोनों में डिफरेंस है, एक जगह क्या है ट और एक जगह क्या है ड है। ठीक है, ये हो जाएगा तो इडो हो जाएगा। सल्फाइड इट में क्या है सल्फेटो हो जाएगा। देखो यहाँ देखो नाइट्रोनियम नाइट्रोसोनियम EM लगा है क्योंकि धनात्मक है
नाम के अंत में क्या रहेगा, सेम ऐसा कैसा रहेगा। उसी प्रकार से जैसे ये बात करें, नाइट्रोनियम आयन है NO2 प्लस, इसका नाम होगा +1 और नाइट्रोनियम इसका क्या हो जाएगा, नाम। इमाइड के लिए सूत्र होता है NH2-। इमाइड का सूत्र क्या होता है, NH2-। NH ऊपर क्या है, 2 माइनस है तो -2 आ जाएगा। इमिडो इसका नाम हो जाएगा। NH2 है, इमाइड का सूत्र तो एमिडो हो जाएगा। हाइड्राइड है तो H- -1 आवेश तो हाइड्रिडो इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रोक्साइड है, फास्फाइड है तो P3- 3 आवेश है, माइनस से फोस्फिडो हो जाएगा। एथिलीन डाइएमीन EN के द्वारा करेंगे 0 आएगा। एथर 1 डाइएमीन इसका नाम होगा। ऑक्सिलेट है उसमें C2O4 -2 ऑक्सिलेट नाम है। और इसी प्रकार से ग्लाइसिनेट है उसका नाम है ग्लाइसिनेटो लिखेंगे और आवेश होता है इसमें -A। ठीक है, इस प्रकार से क्या कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे, महत्वपूर्ण लिगेंड थे, उनको हमने इसलिए लिखा है ताकि नोमेनक्लेचर में अपने दिक्कत ना आए। नोमेनक्लेचर में जैसे आपको सूत्र लिखा हुआ मिले Br तो आप तुरंत कह दो ब्रोमीडो नाम आएगा। जैसे आपके पास लिखा हुआ है SO2- SO2- लिखा था जो सल्फाइड है और इसको सल्फाइड नाम लिखना है। वैसे ही अपने को क्या है, कैसा भी सूत्र आए हम लिखने का प्रयास करेंगे। हमने इसमें 31 लिखे और हम जो सामने आए उनको वो लिखते जाएंगे। लगभग ये 30-40 के समथिंग कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, आज की क्लास में अपना जो बिंदु रहेगा वो यहीं तक सीमित है, यहीं तक अपने बिंदु रखेंगे। उसके बाद में हम अगली क्लास में इन्हीं समतुल्य यौगिकों का आईपीसी नोमेनक्लेचर की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तब तक आप इस लिगेंडों के नाम को, लिगेंडों के आवेश को एक बार नहीं 2-3 बार इनकी रीडिंग लगा लें ताकि क्या है इनका आवेश ध्यान में रह जाए। आवेश ध्यान में रहेगा तो उससे अपने को ऑक्सीजन निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल हो जाएगा ऑक्सीजन निकालना। इस प्रकार से आप इसको बार बार देखें। थैंक यू।